मॉक टेस्ट 5 का आज हम लोग रिजल्ट डिस्कस करेंगे और जो भी मैंने क्वेश्चंस दिए थे इस बार का लेवल थोड़ा सा हार्ड था। सारे के सारे क्वेश्चन जेई के ही थे बट फिर भी मैंने खुद इस बार थोड़ा सा ना टफ पेपर बनाने की कोशिश करी थी। ऐसे क्वेश्चंस जो थोड़े से अनयूजुअल हैं, क्योंकि क्या होता है कि ये जो क्वेश्चंस मैं सेलेक्ट करे थे इस बार वो थोड़े से फिल्टर आउट क्वेश्चन थे। मैं हर बार एक बात कहता हूँ जब भी मैं पढ़ाता हूँ कि दो तरीके के क्वेश्चंस जो होंगे ना, दो तरीके के होंगे। एक होंगे जो होंगे जनरल क्वेश्चन होंगे, या कह सकते हो एज यूजुअल नॉर्मल यूजुअली क्वेश्चन जो आते हैं, और एक होंगे फिल्टर आउट क्वेश्चन। फिल्टर आउट क्वेश्चन वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि अल्टीमेटली डिसाइड करते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा सिलेक्शन। समझ में आ रही बात है? तो फिल्टर आउट क्वेश्चन मतलब जो थोड़े से अनएक्सपेक्टेड है, अनप्रिडिक्टेड है, ठीक है। हालांकि बहुत सारे लोग प्रिडिक्ट करते होंगे जो प्रैक्टिस करते हैं, बट दीज क्वेश्चन विल मेक द डिफरेंस। तो इस लेक्चर, इस मॉक में मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करी थी और बहुत सारे लोगों ने फील करा होगा। हालांकि यहाँ पर काफ़ी लोगों ने अच्छा परफॉर्म करा, काफ़ी क्या कहूँगा, 2 लोगों ने बढ़िया परफॉर्म करा, 30 के लेवल को पार कर पाए। अच्छा, एक क्वेश्चन, एक बात और समझ लो, एक क्वेश्चन इस पूरे 20 में से एक क्वेश्चन ऐसा था जिसका आंसर जो है मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट थे, क्योंकि उस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ी सी कमी लगी जो आंसर ऑफिशियली दिया गया है। लेकिन मेरे हिसाब से उसके मोर देन वन ऑप्शन हो सकते हैं, तो इसीलिए कुछ लोगों के मार्क्स जो अभी जैसे 32 हैं, मैं अभी मार्क्स आपको इस वीडियो के अपलोड होने के नेक्स्ट डे यानी कि कल मैं आपको इसके मार्क्स सेंड कर दूंगा, तो रिजल्ट आपका आउट कर दूंगा। इसीलिए मैं रिजल्ट थोड़ा सा रोक लेता हूँ, कई बार मैं क्वेश्चंस को वेरीफाई कर लेता हूँ एक बार। तो उसमें कई लोग हैं जिनके 32 थे, उनके 34 नंबर हो जाएंगे, क्योंकि जिनके भी वो क्वेश्चंस हैं मैंने सबको मार्क्स उसके दे दिए हैं, ठीक है। जो भी, क्योंकि जब मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है तो जिसने भी दोनों में से कोई भी ऑप्शन सही करा है उसको मैंने 2 नंबर दिए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे 34 हो जाएंगे, जिसके 28 होंगे उसके 30 हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, अगर उसमें से उन दोनों में से कोई ऑप्शन उसने करेक्ट करा होगा, ठीक है। थोड़ा सा मार्क्स में वेरिएशन आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था यहाँ पर, कोर लॉस 50 वाट, देखो कोर लॉस के ऊपर आया है, 50 वाट का है 40 हर्ट्स पे, और 100 वाट का है 60 हर्ट्स पे। तो ये पूछा गया है कि 50 हर्ट्स पे कोर लॉसेस कितने होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मैंने न्यूमेरिकल्स में करवाया हुआ है प्राइम ग्रुप में, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने उसको करा होगा और या फिर कहीं से भी करा होगा, क्योंकि मैंने देखा इसमें 75% प्लस लोगों ने इसका आंसर सही निकाला है। तो सिंपली करना क्या है भैया, देखो जो कोर लॉसेस होते हैं वो इक्वल टू कितने होते हैं, वो इक्वल टू होते हैं, अगर हम केवल प्रोपोर्शनैलिटी की बात करें तो एडी करंट लॉसेस होते हैं, एक तो एडी करंट होंगे प्लस हिस्टेरेसिस लॉसेस होंगे। एडी करंट लॉसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के, और हिस्टेरेसिस लॉसेस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं फ्रीक्वेंसी के। तो अगर हम क्या करें, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के मान लेते हैं ए ले लेते हैं, तो ए एफ स्क्वायर प्लस बी, इसकी प्रोपोर्शनैलिटी हटा के बी ले लेते हैं, बी एक कांस्टेंट है, इंटू एफ इक्वल टू पी कोर लॉसेस। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पूछा गया है कि ये दे रखा है 50 वाट, तो 50 वाट दे रखा है, सॉल्व करते हैं। 50 वाट इक्वल टू कितना होता है, ए इंटू एफ स्क्वायर कितना है 40 हर्ट्स पे, प्लस बी इंटू कितना है 40, ठीक है। दूसरा यहाँ पर दे रखा है 100 वाट, ए इंटू 60 हर्ट्स पे, 60 का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू 60, ठीक है। अब ये दो इक्वेशनें हो गई, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लोगे, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ पे 0.0208, और बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.416, ठीक है। ये दो वैल्यूज निकल के आ गई। अब अगर इन दो वैल्यूज को मैं पुट करूं और मुझे क्या निकालना है, हमें निकालना है कोर लॉसेज एट 50 हर्ट्स। तो ए की वैल्यू, ए 50 का होल स्क्वायर प्लस बी 50, ए की जगह ये रख दो, बी की जगह ये रख दो, सॉल्व कर लोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आएगा 73 वाट, ठीक है। बहुत सारे लोग ऑप्शन सही होगा। समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी जेई में भी आया हुआ है, एसएससी नहीं, जेई कोई और किसी और स्टेट का था, तो जेई स्टेट लेवल के एग्जाम में आया हुआ है, एई में आया हुआ है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया हुआ है, एंड गेट में आया हुआ है। समझ रहे हो? ये क्वेश्चन मैंने देखा लगभग लगभग हर एग्जाम में पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात कर लेते हैं, टॉर्क टू वेट रेशियो। यहाँ पे पूछा गया है कि कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसके टॉर्क टू वेट रेशियो का भैया क्या असर पड़ेगा। तो एक बात समझ के रखो, यहाँ पर 2-3 पॉइंट है जो मैं बता दे रहा हूँ। टॉर्क टू वेट रेशियो, ठीक है, ये सिंपली बताता है, सेंसिटिविटी को इंडिकेट करता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है। समझ में आ रही है? सेंसिटिविटी को बताता है, कौन सी सेंसिटिविटी, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग, ये सब। तो उसमें जो इंडिकेटिंग होते हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि भाई इतना वो है, उसकी सेंसिटिविटी को ये बताता है, ठीक है, टॉर्क टू वेट रेशियो। एक और बात यहाँ पे आ जाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टॉर्क टू वेट रेशियो हाई होगा, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, टॉर्क टू वेट रेशियो अगर हाई होगा तो
सेंसिटिविटी तुम्हारी क्या होगी, इंप्रूव होगी, सेंसिटिविटी इंप्रूव होगी। तो इंडिकेट क्या करता है, टॉर्क टू वेट रेशियो किसको डायरेक्टली अफेक्ट करता है, सेंसिटिविटी को। पर कैसे इफेक्ट करता है, तो डायरेक्टली अफेक्ट करता है, जितना ज्यादा टॉर्क टू वेट रेशियो उतनी ज्यादा सेंसिटिविटी, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे डाउट आता है या क्वेश्चन आता है कि भी टॉर्क टू वेट रेशियो है किसका, तो ये बेसिकली मूविंग पार्ट का है, यानी कि जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, उसके अंदर जो मूविंग पार्ट होता है ना, उसका ये टॉर्क टू वेट रेशियो के बारे में बात हो रही है। चौथा एक क्वेश्चन मैंने देखा इसी के ऊपर और आया हुआ था कि भाई टॉर्क टू वेट रेशियो अगर बहुत हाई होगा तो इससे परफॉर्मेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट की परफॉर्मेंस। तो याद रखना परफॉर्मेंस गुड हो जाती है, यानी कि या कह सकते हो इंप्रूव होती परफॉर्मेंस। जितना ज्यादा टॉर्क टू वेट रेशियो बढ़ाते जाओगे उतनी परफॉर्मेंस जो होगी इंप्रूव होती चली जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सेंसिटिविटी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। काफी हद तक लोगों ने इसका भी सही आंसर निकाला था। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है कि भैया एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें फर्मी लेवल कहाँ पर होता है, ठीक है। तो पहले समझ लो फर्मी लेवल क्या होता है। फर्मी लेवल बेसिकली क्या होता है कि हाईएस्ट एनर्जी स्टेट, हाईएस्ट एनर्जी स्टेट जो कि एक इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करेगा, कब, जब टेम्परेचर कितना हो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हो, ठीक है, 0 केल्विन, ठीक है। तो जब हम लोग बिल्कुल एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है, अगर हम बात करते हैं, ये होता है कंडक्शन बैंड, ये होता है वैलेंसी बैंड, और ये होता है फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप, ठीक है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, जिसके अंदर ये गैप बहुत ही छोटा होता है लेकिन होता है, और इंसुलेटर के अंदर ये गैप बड़ा हो जाता है, तो अगर हम इस गैप की बात करें और हमने टेम्परेचर 0 केल्विन यानी कि बिल्कुल एब्सोल्युटली 0 टेम्परेचर कर दिया है, तो इलेक्ट्रॉन जो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी हाईएस्ट होगी, वो कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा फर्मी लेवल के अंदर, फर्मी लेवल, ठीक है। तो फर्मी लेवल बेसिकली वो लेवल बताता है जहाँ पर हाईएस्ट एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो जहाँ पे मौजूद रहते हैं एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पे अलग अलग चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर इंट्रिंसिक की बात करें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो उसके अंदर अगर ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंसी बैंड है, तो बिल्कुल मिड में जाके फर्मी लेवल होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ पर कहीं मिलेंगे। एन टाइप की बात करोगे तो एन टाइप के अंदर ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंसी बैंड है, तो एन टाइप के अंदर ये फर्मी लेवल जो होता है क्लोज टू कंडक्शन बैंड हो जाता है, ठीक है। वहीं पर अगर पी टाइप की बात करोगे तो वहां पर क्या होता है, कंडक्शन बैंड, वैलेंसी बैंड, तो ये फर्मी लेवल खिसक के वैलेंसी बैंड के पास आ जाता है। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख रहे हो कितनी बार पूछा गया। आई होप समझ में आ गया होगा, काफी हद तक लोगों ने इसका सही आंसर दिया। तो D1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर देखो पूछा गया है 50 हर्ट्ज का फुल कन्वर्टर है, 3 फेज 50 हर्ट्ज फुल कन्वर्टर, तो रिपल फ्रिक्वेंसी कितनी होगी आउटपुट वोल्टेज की। मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर गलत टिक करा था, ठीक है। ध्यान से समझ लो, रिपल फ्रिक्वेंसी जो होती है, रिपल फ्रिक्वेंसी वो इक्वल टू होती है आउटपुट में जो रिपल फ्रिक्वेंसी मिलेगी रेक्टिफायर के, वो इक्वल टू होती है m इंटू सप्लाई फ्रिक्वेंसी, जहां पर m क्या है, m है तुम्हारा टाइप ऑफ पल्स कन्वर्टर, मतलब कितनी पल्सेस का कन्वर्टर है, पल्स नंबर ऑफ पल्स कन्वर्टर, मतलब नंबर ऑफ पल्सेस, ऐसे कह लो नंबर ऑफ पल्सेस, ठीक है। तो m पल्स मतलब टाइप ऑफ पल्स कन्वर्टर। तो जैसे अगर 6 पल्स कन्वर्टर है तो यानी कि m की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। 3 पल्स कन्वर्टर है तो m की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। 12 पल्स है तो m की वैल्यू 12 हो गई, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात ये। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 3 फेज फुल कन्वर्टर की, तो याद रखना 3 फेज का जो फुल कन्वर्टर होता है उसकी जो नंबर ऑफ पल्सेस होती हैं m, वो कितनी होती है, 6 होती हैं। समझ में आ रही बात ये। तो आउटपुट जो रिपल फ्रिक्वेंसी होगी आर, रिपल फ्रिक्वेंसी आउटपुट में इक्वल टू 6 इंटू सप्लाई फ्रिक्वेंसी कितनी, 50 हर्ट्ज, तो सिंपल सा आंसर था 300 हर्ट्ज। तो D1 इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर गलत लगाया है, इसरो तक में आया हुआ है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये, इसलिए मैंने इसको पिक करा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो अगेन बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर गलत करा है, पावर इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन है। ये पूछा गया है कि सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर का थायरिस्टर से हमने बनाया है, तो अगर उसका पीक वैल्यू जो है वो Vm है साइनसोइडल की, और डिले एंगल जो है वो π/3 है, ठीक है, मतलब 60 डिग्री, तो एवरेज वैल्यू कितनी होगी आउटपुट वोल्टेज की। तो वी आउटपुट देखो फुल वेव है ना, सिंगल फेज फुल वेव, तो वी आउटपुट की वैल्यू कितनी होती है, 2Vm डिवाइड बाई पाई इंटू कॉस अल्फा। देखो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। जब पावर कन्वर्टर मैं आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाऊंगा तो हो सकता है कुछ हम इसको डिकोड करें, कोई तरीका बता दूंगा शॉर्ट तरीका ट्रिक याद करने का, या हम लोग इसकी अगर आप चाहते हो कि मैं यूथ पब्लिकेशन सीरीज इसकी कवर करूँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। बहुत सारे कमेंट आएंगे, बहुत सारे मतलब बहुत सारे, तभी मैं स्टार्ट करूंगा, वरना यार इतनी
अभी बिल्कुल अलग फील्ड में मेरे को जाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एक बात और समझ लो, स्विच गियर प्रोटेक्शन की कई लेक्चर्स एमसीक्यू के तैयार होके रखे हैं, बट क्या हो रहा है कि मतलब पीपीटी बनी हुई है, रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही, बिकॉज करेंटली हम लोग वर्क कर रहे हैं एसजीपी की लेक्चर सीरीज पे, एसजीपी की जो लेक्चर सीरीज चल रही है, ठीक है। तो हो सकता है बीच में हम लोग ब्रेक लें लेक्चर सीरीज से, एक दो वीडियो बीच में हम लोग एमसीक्यू के डालें, तो थोड़ा सा इंतजार रखना। बहुत सारे लोग के कमेंट आ रहे थे और मेल भी आ रहे थे कि सर एमसीक्यू यूथ पब्लिकेशन की जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस एसजीपी लेक्चर सीरीज जो एकदम से स्टार्ट हुई है ना, उसकी वजह से थोड़ा सा एकदम फ्लो थोड़ा सा एक दे दें, मोमेंटम बना दें, कम से कम 5-10 लेक्चर डाल दें, देन उसके बाद वापस से यूथ पब्लिकेशन के हम लोग बीच बीच में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट रखना। नॉट 2v/पाई कॉस अल्फा, कॉस अल्फा कितना है 60 डिग्री दे रखा है सिंपली, तो कॉस 60 पाई/3 मतलब कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 होती है, सबको पता है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया Vm/पाई, और Vm/पाई की जो वैल्यू होती है ये होती है तुम्हारी 0.32, ठीक है, Vm। तो यहाँ पे सिंपली क्या है, A1 इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आ गया। कोई इंजीनियरिंग सर्विस में क्वेश्चन आया हुआ था, काफी सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड, ये जेई में आ सकता है आराम से। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है कि ड्यूअल कन्वर्टर के ऊपर क्वेश्चन आया है, फायरिंग एंगल एक ब्रिज का 30 डिग्री है तो दूसरे का कितना होगा। तो एक बात समझ लो, ड्यूअल कन्वर्टर क्या होते हैं, इसके अंदर दो कन्वर्टर यूज होते हैं, ठीक है, दो कन्वर्टर, जिसमें से एक कन्वर्टर जो होता है वो एक्ट करता है रेक्टिफायर की तरह, और एक कन्वर्टर जो होता है वो एक्ट करता है आपके इन्वर्टर की तरह। समझ में आ रही बात ये। तो जो एक कन्वर्टर होगा, एक कन्वर्टर एक्ट करेगा इन्वर्टर की तरह, और एक कन्वर्टर जो होगा वो एक्ट करेगा रेक्टिफायर की तरह। पहली बात तो ये समझ लो, ठीक है। एक और खास बात होती है इसके अंदर, जो मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दे रहा हूँ ड्यूल कन्वर्टर के ऊपर, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक तो ये हो गया, ड्यूल कन्वर्टर में कितने कन्वर्टर, दो कन्वर्टर नाम में ही है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट ये हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, जो दो फुल कन्वर्टर लगे होते हैं इसके अंदर, दो फुल कन्वर्टर, वो कैसे लगे होते हैं भाई साहब, वो लगे होते हैं एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। समझ में आ रही बात ये। यानी कि अगर एक उल्टा लटका है, ऐसे लटका हुआ है, तो दूसरा जो होगा ड्यूअल कन्वर्टर में, दूसरा कन्वर्टर वो सीधा लटका होगा, इस तरीके से। तो एंटी पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। और ये कॉमन यहाँ पर बीच में एक डीसी लोड होता है, ये होता है डीसी लोड, यहाँ पर लोड होता है जिसको हम लोग दे रहे होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर बता सकते हैं, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ड्यूअल कन्वर्टर कितने क्वाड में यूज होता है। तो 4 क्वाड ऑपरेशन के लिए हम लोग ड्यूअल कन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब चारों कॉर्ड में वोल्टेज किधर भी पॉजिटिव नेगेटिव, करंट किधर भी पॉजिटिव नेगेटिव, सब में ड्यूअल कन्वर्टर तुम्हारा ऑपरेट करता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि इसमें जो फायरिंग एंगल होता है, अगर कन्वर्टर 1 का कन्वर्टर 2 का, तो मान के चलते हैं इसका अल्फा 1 है, इसका अल्फा 2 है, तो फायरिंग एंगल कन्वर्टर 1 प्लस फायरिंग एंगल कन्वर्टर 2 इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, ठीक है, फॉर सेफ ऑपरेशन, ठीक है। समझ में आ रही है। अब यहाँ पे ही क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर एक का 30 डिग्री, मान के चलते हैं ये 30 डिग्री है, तो अल्फा 2 कितना होगा, 180 माइनस 30 इक्वल टू 150 डिग्री। तो सिंपली यहाँ पर D1 इज द करेक्ट ऑप्शन। काफी हद तक लोगों ने सही करा था, कुछ लोगों का गलत हुआ था, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये ड्यूअल कन्वर्टर के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे मैंने इस पार्ट में कवर कर दिए हैं। आइयो आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको ये मॉक टेस्ट सीरीज देनी है तो सुपर प्राइम ग्रुप ज्वाइन कर लो। देखो देने का जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो 25 मिनट का जो टाइमर चल रहा होता है, उसका जो प्रेशर है वो रह कर ही सीखा जा सकता है। देखो मैं सॉल्यूशन तो पब्लिकली कर ही देता हूँ, सॉल्यूशन पब्लिकली कर देता हूँ, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो सबको मिल जा रहे हैं। बात ये है कि जो अगर आपको सही प्रैक्टिस करनी है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 25 मिनट्स के टाइमर के अकॉर्डिंग, मतलब जो हम लोग सेट करके देते हैं। तो एक एग्जाम की फील अगर आपको लेनी है कि टाइम चल रहा है, वो फील लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उस प्रेशर में तुम ये क्वेश्चन सही कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एग्जाम से बाहर निकलते हैं सेंटर से, तब हमें लगता है अरे यार इसका आंसर तो ये था, इसका आंसर तो ये था। तो उसके पीछे का जो पूरा कहानी होती है वो सिंपल सी इतनी सी है, क्योंकि उस समय प्रेशर में हमारा दिमाग काम नहीं करता। तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, मेरे से करो या कहीं से करो। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रही बात ये, जो बिल्कुल आपको फील दें। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो आगे चलते हैं यहाँ पर। आई होप समझ में आ गया होगा। तो और अगर ये सीरीज़ जो मॉक की मैं आपके साथ कवर कर रहा हूँ, अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हो रही है तो कमेंट सेक्शन में यार कमेंट कर दिया करो कि हाँ सर थोड़ा मज़ा आ रहा है, सीखने को मिल रहा है, थोड़ा हमें भी यार फीडबैक मिलता रहे आप लोगों का कि कैसा चल रहा है, ठीक है। खैर आगे स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है कि सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर ड्राइव्स कहाँ यूज़ होती हैं, कौन सा मतलब किस कॉर्ड में यूज़ होती हैं। तो इस पर मैक्सिमम लोगों ने गलत करा था। सिंपल सा एक टेबल बता दे रहा हूँ मैं आपको, सिंगल फेज, ठीक है, ध्यान से समझो। अरे एक मिनट अटक गया पेन, वेट। सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर, ठीक है, एक मिनट रुकना, थोड़ा सा कभी कभी अटक जाता है, जिंदगी की तरह कभी कभी पेन भी अटक जाता है। तो सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर, अगर सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर है, ठीक है, तो सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर केवल एक क्वाड में काम करेगा, बस सिंपल एक क्वाड में।
सिंगल फेज फुल कन्वर्टर है, फुली कंट्रोल्ड कन्वर्टर है, ध्यान समझना, फुली कंट्रोल्ड मतलब सारे के सारे जो उसके अंदर हैं उनको हमने पूरी तरीके से कंट्रोल कर रखा है। तो ऐसा कन्वर्टर जो होगा वो 2 क्वाड में ऑपरेट करेगा, 2 क्वाड में ऑपरेट करेगा, ठीक है। अगर हाफ कंट्रोल्ड है, मतलब हमने फुली कंट्रोल कर रखा था, अब की हमने हाफ कंट्रोल्ड किया है, आधा, तो अगेन ये एक ही क्वाड में काम करेगा। वहीं पर जो डुअल कन्वर्टर अभी हमने पीछे कवर करे, ये डुअल कन्वर्टर काम करेंगे 4 क्वाड में, चारों के चारों। मतलब 4 क्वाड का मतलब हो गया वोल्टेज पॉजिटिव नेगेटिव, करंट पॉजिटिव नेगेटिव, सारी चीजें हम सप्लाई कर सकते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर पूछा गया, एक क्वाड ऑपरेशन होगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि भैया ब्रश जो होता है उसके अंदर जो कॉन्टैक्ट लॉसेस होते हैं डीसी मशीन में, वो उनका करंट के साथ क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले एक बात समझ लो, ब्रश के ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं मैंने देखे, ब्रश का मेन काम होता है करंट को कलेक्ट करके देना। करंट को कलेक्ट करना कहाँ से, करंट को कलेक्ट करना एक रोटेटरी पार्ट से, रोटेटरी आर्मेचर वाइंडिंग से, और रोटेटरी आर्मेचर वाइंडिंग रोटेटरी कम्यूटेटर से, और इसको सप्लाई इसको देना स्टेशनरी सप्लाई को देना, स्टेशनरी लोड जो भी हमारा लगा हुआ है, स्टेशनरी सप्लाई जो भी है। तो एक घूमती हुई चीज से एक रुकी हुई चीज को सप्लाई करने के लिए ब्रशेस का इस्तेमाल करा जाता है। किसके बने होते हैं, अगला क्वेश्चन। तो भैया ये आपके मेनली यूजुअली बने होते हैं ग्रेफाइट या फिर कार्बन के बने होते हैं जनरली। और अगर आपकी स्पेशल डिमांड है, ऑन स्पेशल डिमांड जैसे होता है ना, तो अगर मान के चलते हैं कोई ऐसी मोटर बना रहे हो जिसके अंदर वोल्टेज तो कम रहने वाला है बट करंट बहुत हाई रहने वाला है, तो वहां पर हम बनाते हैं कॉपर का, क्योंकि कार्बन ग्रेफाइट में लॉसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, कॉपर बढ़िया कंडक्टर है तो इसमें लॉसेस कम होते हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है, कम वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है, ब्रशेज में। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जिसपे क्वेश्चन आया हुआ कि वोल्टेज ड्रॉप क्यों होता है। तो एक्चुअली क्या होता है, अगर ये कम्यूटेटर का सरफेस है तो इसके ऊपर ये कम्यूटेटर सेगमेंट है, तो ब्रश जो होता है वो इसके ऊपर इस तरीके से प्रेस होता है ब्रश, ठीक है। अब ये जो ब्रश की सरफेस है और जो कम्यूटेटर की सरफेस है, इनके वजह से यहाँ पर बीच में रेजिस्टेंस पिक्चर में आता है, एंट्री करता है, समझ में आ रही बात ये। तो जो ब्रश की सरफेस है और जो कम्यूटेटर की है, इनके बीच का जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो जो वोल्टेज ड्रॉप होता है या लॉसेज होते हैं, लॉसेज वो बिकॉज ऑफ द सरफेस रेजिस्टेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ कम्यूटेटर एंड ब्रशेस, ठीक है। अब ये बात समझनी है कि ये जो लॉसेज हैं ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ब्रश लॉस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है करंट के, ध्यान से समझ लेना, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो गया, D1 इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर गलत दिया था, बट आपको याद रखना है कि जो लॉसेज होंगे वो लोड पर डायरेक्टली डिपेंड करेंगे, यानी कि करंट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करेगा। तो D1 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आयु आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ब्रशेज होते हैं डीसी मशीन में उनको फिजिकली कहाँ रखते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर अगेन गलत दिया है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर इसके ऊपर मैंने रिकॉर्ड करा था। एक्चुअली मेरे पास एक स्टूडेंट ने क्वेरी पूछी थी। देखो थ्योरेटिकली क्या होता है, अगर हम बुक बाया बुक जाएं, ठीक है, थ्योरेटिकली तो हम सबको पता है कि हम लोग जो ब्रशेज हैं वो कहाँ लगाते हैं, इंटरपोलर रीजन में लगाते हैं, यानी कि इंटरपोल एक्सिस पे, ठीक है, वहाँ पर हम लगाते हैं, यानी कि MNA पे हम लोग लगाते हैं, मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर हम लोग ब्रशेज को प्लेस करते हैं। और अगर GNA के ऊपर लगा दिया और GNA और MNA में गैप हुआ तो यहाँ पर स्पार्किंग जैसा दिक्कतें आती हैं पिक्चर के अंदर। नाउ लेकिन ये बात होती है थ्योरेटिकली, जब हम प्रैक्टिकली लगाने जाते हैं तो प्रैक्टिकली जब हम ब्रशेस को प्लेस करते हैं तो ये देखा गया है कि प्रैक्टिकली हम लोग प्लेस करते हैं ऑन दी D एक्सिस। पोलर एक्सिस कहलाती है D एक्सिस, इंटरपोलर कहलाती है Q एक्सिस, क्वाड्रेचर एक्सिस। अब ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपर ये बढ़िया सा लेक्चर जो आपके बिल्कुल रूट कॉज को क्लियर कर देगा। मतलब देखो मेरा चैनल आपने देखा होगा कि हम लोग केवल आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताते, उसके पीछे का बैकग्राउंड भी क्लियर करते हैं, क्योंकि वही कॉन्सेप्चुलाइजेशन जरूरी है। मैं एक लाइन में आंसर बता दूं जैसे बहुत सारे लोग करते हैं, इसका आंसर ये होगा, लेकिन यार उससे क्या आंसर, वो तो रटाना हो गया ना आपको। तो आप एक बार जाके चेक करना, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने दिया। आई थिंक 20 मिनट का लेक्चर है, तो जाके देखना, मजा आ जाएगा। डीसी मशीन में पड़ा हुआ है, ये मेरी गंदी सी शक्ल आपको देखने को मिल जाएगी और साथ ही साथ ये थंबनेल देखने को मिल जाएगा। यही डाल देना और डीसी मशीन में सीरीज में चेक कर लेना यार एक बार, ठीक है। टाइम यहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा नहीं स्पेंड करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, याद रखना, पोलर एक्सिस यानी कि D एक्सिस के ऊपर प्रैक्टिकली रखते हैं। और थ्योरेटिकली कहाँ रखना चाहिए, थ्योरेटिकली कॉन्सेप्चुअली Q एक्सिस पे। तो अगर आपसे पूछा गया होता, देखो यहाँ क्या है, यहाँ पूछा गया है आपसे फिजिकली, मतलब फिजिकली कहाँ रखते हैं, फिजिकली पूछा गया है तो आंसर हो गया पोलर एक्सिस। अगर पूछ लिया जाता है थ्योरेटिकली कहाँ रखना चाहिए तो आंसर होता है इंटरपोलर एक्सिस पे। समझ में आ रही बात है, मतलब ये नहीं, ये वाला कम्यूटेटर की इंटरपोलर एक्सिस पे। आर्मेचर पे तो रखते ही नहीं है यार, ऑब्वियस सी बात है, ब्रश हमेशा कहाँ होंगे, कम्यूटेटर से ही कलेक्ट करते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग जो भी अपना वोल्टेज या करंट बनाती है वो दे देती है कम्यूटेटर को, कम्यूटेटर से ब्रश पे जाता है। तो यहाँ पे A और B तो होंगे ही नहीं, C और D में से याद रखना, ठीक है, क्लियर होगा यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया जो डीसी मोटर है वो हम लोग एसी मोटर के ऊपर क्यों प्रेफर करते हैं? तो सिंपल सा ऑप्शन है इसका भैया, वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन के लिए हम लोग प्रेफर करते हैं। फिक्स स्पीड अगर तुम्हें प्रेफर करना है तो सिंक्रोनस मोटर अवेलेबल है, डीसी क्यों लेंगे? लो स्पीड के लिए करना है तो भी हम सिंक्रोनस से काम चला लेंगे, या फिर कह सकते हो कोई भी मोटर ले सकते हैं, हाई स्पीड के लिए भी ले सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ है वेरिएबल स्पीड। देखो पहले की इंडस्ट्रीज के अंदर डीसी मोटर बहुत अच्छे से यूज होती थी, बिकॉज डीसी मशीन का ना कंट्रोल बहुत अच्छा है, बड़े आराम से, बड़ा स्मूथ है कंट्रोल। जबकि अगर हम बात करेंगे एसी मोटर्स की, जितनी भी एसी मोटर्स हैं, तो इनके साथ समस्या क्या है, इनके अंदर अगर तुम्हें स्पीड को चेंज करना है तो स्पीड चेंज करने के लिए रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड चेंज करनी पड़ेगी, आरएमएफ की। आरएमएफ चेंज होगा फ्रिक्वेंसी चेंज करने पे, क्योंकि पोल्स तो एक बार सेट कर दिए, ठीक है भाई। एन एस इक्वल टू कितना होता है 120 एफ बाई पी। अब पोल्स तो चेंज कर नहीं सकते, तो 120 भी चेंज नहीं कर सकते, तो बचा क्या फ्रिक्वेंसी। अब फ्रिक्वेंसी चेंज करना पहले के समय में विदाउट पावर इलेक्ट्रॉनिक संभव ही नहीं था। हालांकि साइक्लो कन्वर्टर आने के बाद या डुअल कन्वर्टर या इन्वर्टर और कन्वर्टर सेट आने के बाद ही ये संभव हो पाया। तो आज तो हम लोग सारा यूज कर लेते हैं, बट मेजोरिटी में जो डीसी मोटर यूज करने के पीछे रीजन है वो यही है। समझ में आ रहा है? हालांकि डीसी मोटर के साथ बहुत समस्याएं हैं, जैसे मेंटेनेंस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि भाई ब्रशेस टूटेंगे, वियर टियर होगा, कम्यूटेटर खराब होगा, स्पार्किंग ये सब होती है। जबकि यहीं पे अगर तुम स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर ले लो, कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब मेंटेनेंस फ्री मोटर इतना काम करती है। समझ में आ रही बात है? सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। नेक्स्ट में पूछा गया था भैया पावर फैक्टर जो आर्क का होगा सर्किट ब्रेकर में वो कैसा होगा? तो ध्यान रखना, आर्क जो होती है वो कैसी होती है, रेजिस्टिव होती है नेचर के अंदर, तो इसीलिए हमेशा आर्किंग का जो वोल्टेज और करंट सेम फेज में चलता है, क्योंकि रेजिस्टिव है। तो पावर फैक्टर कितना होगा? यूनिटी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्यादातर लोगों ने इसको गलत करा है, ध्यान रखना। एक बात समझ लो, जब हम बात करते हैं कि कोई भी सिंक्रोनस मशीन है वो शॉर्ट सर्किट हो गई, तो शॉर्ट सर्किटिंग जब भी होती है, तो क्योंकि सिंक्रोनस मशीन हाईली इंडक्टिव होती है नेचर में, तो जो शॉर्ट सर्किट करंट होता है आईएससी, वो होता है प्योरली लैगिंग, प्योरली लैगिंग। बिकॉज क्योंकि मोटर जो है सिंक्रोनस मोटर, इस शॉर्ट सर्किट करंट को अपोजिशन कौन ऑफर कर रहा है? अपोजिशन ऑफर कर रहा है मोटर का रिएक्टेंस एक्सेस, क्योंकि केवल रिएक्टेंस है, मोटर के अंदर रेजिस्टेंस होता नहीं, नेग्लिजिबल होता है। तो इसीलिए ये जो शॉर्ट सर्किट करंट होती है प्योरली लैगिंग होती है। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है आर्किंग की। आर्किंग के अंदर आर्किंग का जो नेचर होता है वो रेजिस्टिव होता है, ध्यान रखना। तो ये जो गलती करी उसका मैंने बता दिया आपको। देखो ये जो मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ ना, फॉर एग्जांपल जैसे ये बताया मैंने, ये बड़ा हेल्पफुल है। जब आप रिवाइज करोगे तो आपको याद आ जाएगा कि अच्छा मैक्सिमम लोगों ने ये गलत करा, इसका मतलब इट विल एक्ट एज अ फिल्टर आउट क्वेश्चन। जब एग्जाम दे रहे होगे तो मैक्सिमम लोग इसको गलत कर देंगे, तो ऐसे क्वेश्चनों पे तुम स्पेशली ध्यान दोगे कि हाँ ये वाले क्वेश्चन अच्छे से तैयार करने हैं। तो ये जो एनालिसिस है ना, ये एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है। क्लियर हो गया यहाँ पर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डीसी मोटर की। ओके इन द डीसी मोटर आयरन लॉसेस कहाँ होते हैं? अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आयरन लॉसेस, यार सर आयरन लॉसेस तो केवल ट्रांसफार्मर या एसी मशीन में होते हैं? नहीं नहीं, डीसी मशीन के अंदर भी आपको आयरन लॉसेस देखने को मिलते हैं, स्पेशली एडी करंट लॉसेस। अब ये कहाँ होते हैं? तो देखो है क्या, रोट स्टेटर की बात करें, नॉर्थ साउथ हमने मैग्नेट लगा दी, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट, और बीच में हम घुमा रहे हैं आर्मेचर को। जब आर्मेचर घूमेगा तो आर्मेचर का इस फ्लक्स के साथ फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा। आर्मेचर की जो सरफेस है भाई, आर्मेचर इज अ सिलिंड्रिकल सरफेस। तो अब क्या होगा, इस सिलिंड्रिकल इसकी जो शेप है, तो जब ये इसके ऊपर घूमेगा तो फ्लक्स चेंज होगा, इस सरफेस से फ्लक्स चेंज होगा, तो यहाँ पर पिक्चर के अंदर आ जाएंगे एडी करंट। ध्यान से समझ लो, एडी करंट। और ये एडी करंट की वजह से आपके आयरन लॉसेस होते हैं। तो ये कहाँ होंगे? तो ये आयरन लॉसेस मेनली होते हैं आर्मेचर के अंदर। समझ में आ गई? तो यहाँ पर B1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट पूछा गया है कि सर इन केस ऑफ लीडिंग पावर फैक्टर द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटर विल बी। देखो अब ये वो क्वेश्चन था जो मैं आपको शुरुआत में बताया था कि जिसमें दो ऑप्शन सही हो सकते हैं। एक बात समझो, किसी भी अल्टरनेटर के ऊपर अगर हम क्या करेंगे, अगर हम लोग लैगिंग लोड लगाएंगे तो उसका वोल्टेज रेगुलेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव मतलब वी नो लोड माइनस वी फुल लोड के बीच का जो डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हो गया कि अगर अल्टरनेटर पे कोई लोड नहीं लगा है तो मान के चल रहे हैं 200 वोल्ट मिल रहा है, और जैसी लैगिंग लोड लगाओगे तो हमें मिलेगा 180 वोल्ट। तभी तो ये पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन निकल के आ रहा है। ठीक है, यानी कि वोल्टेज विल ड्रॉप जैसे ही हम उस पर लोड लगाएंगे। वहीं पर अगर वोल्टेज रेगुलेशन तुम्हारा निगेटिव है, ठीक है, तो निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या हुआ? निगेटिव का मतलब हो गया कि कोई अल्टरनेटर है जिसके ऊपर कोई लोड नहीं लगा है तो मिल रहा है 200 वोल्ट, और जैसे ही तुमने लोड लगा दिया फुल लोड तो तुम्हें क्या मिलने लगा? 220 वोल्ट। यानी कि
वी नो लोड तो 200 था और वी फुल लोड 220 मिलने लगा। समझ में आ रही? ये मैंने वोल्टेज रेगुलेशन का लेक्चर लिया है, जाके देखना, कई लेक्चर लिए हैं वोल्टेज रेगुलेशन पे। आई थिंक मुझे जितना याद आ रहा है शायद मैंने ट्रांसफार्मर में भी लिया है, डीसी मशीन में भी लिया है और सिंक्रोनस में भी लिया है, चेक कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वोल्टेज रेगुलेशन का, तो वहाँ पे मैंने इसको बड़ा डिटेल में समझाया है, बहुत देखा है लोगों ने, चेक कर लेना। तो वोल्टेज रेगुलेशन का एक ऊपर से इन अ नटशेल जो कॉन्सेप्ट होता है वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। तो पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन कब होगा? जब लैगिंग लोड लगा होगा। जैसे ही हम लोग लीडिंग लोड लगाते हैं तो लीडिंग लोड क्या करता है? टर्मिनल के वोल्टेज को बढ़ा देता है, तो हमें फुल लोड पे ज़्यादा वोल्टेज मिलने लगता है। अब देखो कौन सा हमने लगा रखा है, लीडिंग लोड लगा रखा है, समझ में आ रही बात ही, लीडिंग लोड लगा रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर कह रहा है कि अगर लीडिंग लोड लगाया है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो देखो अगर लीडिंग लोड को रिमूव कर देते हैं, तो रिमूव करोगे तो जैसी लीडिंग लोड तुमने मान लेते हैं अल्टरनेटर पे लीडिंग लोड लगा रखा था, लीडिंग लोड तो हमें वोल्टेज मिल रहा था 220, और जैसे ही तुम इसे हटा दोगे तो वी नो लोड मिलने लगेगा। नो लोड कितना था? 200। तो यानी कि रिमूव करने पे वो अगर हम रिमूव करेंगे फुल लोड को तो वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज विल राइज। समझ में आ रही है? सॉरी, वोल्टेज विल फॉल, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया 220 से कितने पे आ जाओगे जैसे ही तुम लोड को हटाओगे, तो रिमूविंग द फुल लोड वोल्टेज विल फॉल। बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो यहाँ पर क्या हो गया? ए तो सही ऑप्शन है बिल्कुल। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। दूसरी चीज आ जाती है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग लीडिंग पावर फैक्टर लोड जो है, ठीक है, अगर हम लोग इसको फुल लोड को ऐड करते हैं, अगर हम लोग फुल लोड ऐड करते हैं तो क्या होगा? तो भाई अगर फुल लोड लीडिंग पावर फैक्टर का अगर फुल लोड लगाओगे तो यानी कि 200 वोल्ट से कितने पे जंप कर जाओगे? 220 पे। तो यानी कि वोल्टेज विल राइज। तो यहाँ पर सी ऑप्शन भी ठीक है कि जैसे हम लोग फुल लोड लगाएंगे लीडिंग पावर फैक्टर का तो टर्मिनल वोल्टेज विल राइज, और अगर हम लोग फुल लोड हटाएंगे तो टर्मिनल वोल्टेज विल फॉल। तो ए और बी, ए और सी दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। समझ में आ रही बात? ये क्लियर हो गया यहाँ पर। तो मैंने दोनों को नंबर दे दिए, ए को भी दिया है और भाई साहब सी को भी दिया है, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन भी सही है। ए वालों को भी मैंने 2 नंबर दे दिया है और सी वालों को भी। अगर आपके पास देखो डीएमआरसी की जो मैंने ऑफिशियल कॉपी देखी उसके अंदर ना बी वाला ऑप्शन सही बताया हुआ है, मुझे नहीं पता क्या कैसे इन्होंने बताया, या तो मैं डिकोड नहीं कर पा रहा हूँ या फिर उन लोगों की गलती है, इसको मेरे को पता नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि कॉन्सेप्चुअली अलग आंसर हमें मिल जाते हैं तो वो गलती होती है, क्योंकि जो भी पेपर सेट करते हैं वहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं, ह्यूमन एरर है। अगर मैं कोई कॉन्सेप्चुअल गलती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, तो उसको हम सब मतलब एक सब टाइटल डाल के बता देंगे, और अगर सही लगता है तो सही लगता है। ठीक है, मैंने जो कॉन्सेप्ट लगाया है वो ये है। ठीक है, आपको अगर कोई और कॉन्सेप्ट पता है जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप मेरे को मेल कर दें। मैं टेलीग्राम ग्रुप अब तो बन गया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, तो वहाँ पर अगर कोई ऐसा मिलेगा, कोई मुझे कोई ऐसी चीज़ मिलेगी जो मतलब जिसको मेरे को चेंज करना चाहिए या कोई नया कॉन्सेप्ट मिलेगा तो वहाँ मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं यहाँ पर। तो इसी क्वेश्चन में मैंने दो नंबर सी वालों ने जिनको टिक करा उनको भी दिए हैं और ए वालों को भी दे दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया अगर बहुत हाई फ्रिक्वेंसी होगी तो पैरेलल आरएल सर्किट कैसे बिहेव करेगा? तो बहुत ही सिंपल है यार, इस क्वेश्चन को मैंने देखा, बताओ इतने सारे मतलब 75% लोगों ने गलत कर दिया यार, हद है यार, पता नहीं लोग मतलब तुम लोग क्या कर रहे हो भाई। एक बात समझो, एक है आर, एक है एल, यही तो है पैरेलल आरएल सर्किट। क्या दिया हुआ है? पैरेलल आरएल सर्किट। अब फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे तो फ्रिक्वेंसी बढ़ाने पे क्या होता है? कैपेसिटर जो होते हैं वो शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं और इंडक्टर जो होता है वो ओपन सर्किट हो जाता है, सिंपली क्योंकि फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी तो बहुत ज़्यादा पोजीशन ऑफर करेगा वो, सिंपल है। ठीक है, अब जैसे ही तो ये इंडक्टर है तो इट विल एक्ट एज एन ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट हो गया। अब ये अगर ओपन सर्किट हो गया तो यहाँ से कोई करंट जाएगी नहीं, तो सारी करंट जो होगी वो आर से चली जाएगी, तो इट विल एक्ट एज अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो D1 इज द करेक्ट ऑप्शन। वहीं पर अगर ये क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता कि तुम्हारे पास सीरीज में RL सर्किट है और वहां पर हमने हाई फ्रिक्वेंसी ले ली, तो जैसी हाई फ्रिक्वेंसी लोगे ये हो जाएगा ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट होते ही क्या होगा? नो करंट विल फ्लो। समझ में आ रही बात? है क्लियर हो गया यहाँ पर? नो करंट विल फ्लो, और अगर करंट यहाँ पर पिक्चर के अंदर बिल्कुल भी करंट आपके सिस्टम में फ्लो नहीं करेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द पावर इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट। अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द पावर, इसके ऊपर पावर सिस्टम जो कि पब्लिक में अवेलेबल है, शुरुआत के 10 लेक्चर देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, खून में उतर जाएगा। मैंने बताया इंस्टेंटेनियस पावर, एक्टिव, एवरेज सब बताया हुआ है। तो जनरली अगर हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर की, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो होती है इंडक्टिव सर्किट में वो इस तरीके से भैया फ्लक्चुएट होती रहती है, और कितने से फ्लक्चुएट होती है? 2 ओमेगा से, यानी कि 2f डबल फ्रिक्वेंसी से। यानी कि अगर नॉर्मल पावर की जो है वो फ्लक्चुएट हो रही होगी, एग्जांपल के तौर पे अगर वो आ रही है 50 हर्ट्ज पे,
तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो पावर की फ्लक्चुएट हो रही होगी वो हो रही होगी 100 हर्ट्ज पे। इसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो कोई भी हो, इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो होगी वो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग होती रहेगी, यानी कि B1 इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत लोगों ने गलत करा है, इसको सही कर लेना। ओके, नेक्स्ट पूछा गया कि भैया 3 आइडेंटिकल कॉयल हैं और डेल्टा में कनेक्टेड हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा पे ध्यान ही नहीं देना है। ये पूछा गया है रेजिस्टेंस अगर दे रखा है, आर की वैल्यू दे रखी 10, इंडक्टेंस दे रखा है तुम्हारा 0.03 हेनरी। तो पावर फैक्टर क्या होगा? पावर फैक्टर जो होता है सिंपली अगर हम बात करें तो वो होता है तुम्हारा R डिवाइड बाई Z होता है, अगर हम इन टर्म्स ऑफ इम्पिडेंस एंड रेजिस्टेंस की टर्म्स में बात करें। क्लियर हो गया यहाँ पर? तो बहुत ही सिंपल है। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी गिवन है, Z की वैल्यू निकालनी भैया, तो Z की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हम Z की बात करेंगे तो Z इक्वल टू कितना होता है? अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर। अब XL कितना होगा? XL होगा तुम्हारा 2πf इंटू L। इसको सॉल्व कर लो, 2 पता है, पाई पता है, F की वैल्यू दे रखी होगी 50 हर्ट्ज एंड L की वैल्यू दे रखी है 0.03। इसको सॉल्व करोगे तो XL की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? XL की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 9.42। सही है। अब Z की वैल्यू निकाल लो तो अंडर रूट में 10 का स्क्वायर प्लस 9.42 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो भैया आंसर निकल के आ जाएगा 13.74। अब पावर फैक्टर निकालना है तो 10 डिवाइड बाई 13.74, इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा 0.72 पावर फैक्टर। समझ में आ रहा है? अब 0.72 या 75, अब देखो ये बड़े क्लोज हैं, तो आपको सिंपली देखना है कौन सा सर्किट है आपका। RL सर्किट है। अब RL सर्किट में लीडिंग तो संभव ही नहीं है, तो लैगिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। तो D1 इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे काफी लोगों ने सही करा था। ठीक, ओके ना। ये एक बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था कि रिलेटिव परमिएबिलिटी वो कितनी होगी नॉन मैग्नेटिक मेटल की। मुझे हैरानी है कि 75% लोगों ने गलत करा, इसीलिए मैं इस टाइप क्वेश्चन को फिल्टर आउट क्वेश्चन कहता हूँ। जो भी क्वेश्चन 70% से ज़्यादा लोग गलत कर रहे हैं वो सारे के सारे फिल्टर आउट क्वेश्चन है, वही तुम्हारा सिलेक्शन कराएंगे अगर तुमने सही कर दिया। जो सब सही कर रहे हैं, जो 70% से ज़्यादा लोग सही कर रहे हैं, वो कैजुअल क्वेश्चन है या यूजुअल क्वेश्चन है, उसमें कोई सिलेक्शन वलेक्शन नहीं होगा, वो तो सभी कर रहे हैं। समझ में आ रही बात ये? तो इसके लिए बात समझ लो, परमिएबिलिटी की बात हो रही है। परमिएबिलिटी क्या होती है? रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है भैया मीडियम या जो तुम ला रहे हो उसकी परमिएबिलिटी डिवाइड बाई फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी। ठीक है। तो जनरली अगर हम बात करें तो जो एयर होती है उसकी परमिएबिलिटी होती है 1। पैरामैग्नेटिक जो होंगे उनकी जो ये रिलेटिव परमिएबिलिटी होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब क्लोज टू 1, स्लाइटली ग्रेटर देन 1 लिख लो इसको, स्लाइटली ग्रेटर देन 1। ठीक है। और जो होंगे तुम्हारे फेरो जो होंगे, फेरो, उनकी बहुत बहुत हाई होगी 1 से 1000, 2000, 3000 ऐसे होती है। सही है ना। अब बात हो रही है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की। नॉन मैग्नेटिक, अब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं इनकी जो होती है वो होती है 1। समझ में आ रही बात? ही क्लियर हो गया यहाँ पर? तो एयर की कैटेगरी में इसे डाला जाता है, तो यहाँ पर आ गया 1। समझ में आ रहा है? तो A1 इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रही होगी? जीरो मत कर देना, जीरो नहीं हो सकती, जीरो आपकी परमेबिलिटी नहीं होती है। क्लियर हो गया यहाँ पर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्लोज टू जीरो डायामैग्नेटिक आई थिंक होती है। क्लोज टू जीरो, क्लोज टू जीरो जो होते हैं, जो डायामैग्नेटिक होते हैं ना, क्योंकि जीरो का मतलब हो गया रिपल्शन आ रहा है। अब मैग्नेटिक जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है वो रिपल तो कर ही नहीं सकते, तो जो जीरो के करीब किसकी होती है? डायामैग्नेटिक के अंदर ही प्रॉपर्टी होती है रिपल्शन की। बल्कि डाया की भी ना जीरो नहीं होती, लेस देन 1 होती है। यानी कि अगर हम म्यू डाया की बात करेंगे तो लेस देन 1, स्लाइटली लेस देन 1 होती है। म्यू पैरा की बात करोगे तो स्लाइटली ग्रेटर देन 1, स्लाइटली, ध्यान रखना स्लाइटली। और म्यू जैसे ही फेरो आ जाएगा एकदम तगड़े से तो बहुत बहुत 1 से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। अगर कहीं मैंने डायामैग्नेटिक को 0 या 0 बोला तो उसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, अभी मेरे को एकदम से इंस्टेंटली याद आया। तो याद रखना डायामैग्नेटिक की परमेबिलिटी जो होती है, याद कर लो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। डायामैग्नेटिक की 0 नहीं होती है, डायामैग्नेटिक की 1 से कम होती है। 1 से कम होने का मतलब हो गया रिपल्शन आ रहा है पिक्चर के अंदर। समझ में आ रही बात ये? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको ऐसे समझें कि अगर एयर के अंदर सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही थी तो डाया के अंदर 1 से कम होने का मतलब क्या हुआ कि थोड़ा सा रिपल्शन हमें देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? 1 से कम यानी कि जितनी एयर में जा रही हैं उससे कम लाइंस डाया को पार करते हुए जाएंगी तो रिपल्शन देखने को मिलेगा। जितना स्ट्रॉन्ग डाया होगा उतनी छोटी वैल्यू होती चली जाएगी 1 से। ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पैरा की, तो पैरा की स्लाइटली ग्रेटर देन 1 मतलब एयर से थोड़ा ही अच्छा है। तो एयर में अगर 10 लाइनें सीधी सीधी जा रही तो इसके अंदर थोड़ी सी बेंड कर जाएंगी, 1-2 लाइनें एक्स्ट्रा चली जाएंगी। क्लियर होगा यहाँ पर? आयुब आपको समझ में आ रहा होगा, सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। तो मैं जो शब्द जीरो यूज कर रहा था वो फिर किसका होगा? जो मैं अभी आपको बता रहा था वो होगा परफेक्टली डाया का। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ,
परफेक्टली डायामैग्नेटिक का, ठीक है। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है डाया तो इसका मतलब हो गया लेस देन 1, यानी कि कुछ लाइनें रिपल होंगी। पैरा कुछ लाइनें अट्रैक्ट होंगी, फेरो बहुत लाइनें अट्रैक्ट होंगी। तो अगर कोई आपसे कहता है कि परफेक्टली डायामैग्नेटिक है, तो परफेक्टली का मतलब सारी की सारी लाइन से बाहर रिपल हो जाएंगी, तभी तो जीरो हुआ। जीरो का मतलब क्या हुआ कि एयर के अंदर अगर सारी लाइन जा रही है तो डाया के अंदर, परफेक्टली डाया के अंदर एक भी लाइन नहीं जा रही, ठीक है। तो परफेक्टली डाया कौन होता है, मैंने बहुत बार पढ़ाया है, सुपर कंडक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, सुपर कंडक्टर जो होते हैं वो होते हैं परफेक्टली डाया। तो सुपर कंडक्टर अगर परमेबिलिटी पूछ ली, आधे से ज्यादा लोग गोल हो जाएंगे। सुपर कंडक्टर की परमेबिलिटी जो होती है वो होती है 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि सुपर कंडक्टर्स आर परफेक्टली डायामैग्नेटिक। समझ में आ रही? एक नई चीज सीखने को मिली होगी यहाँ पर आप लोगों को। तो सुपर कंडक्टर क्योंकि परफेक्टली डाया होते हैं तो इसीलिए उनका 0 होता है। इसी तरीके जैसे देखो एक बात समझो, जैसे मैं मॉक में आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, ऐसे ही 60 के अप्रॉक्स लेक्चर पड़े हुए हैं यूथ पब्लिकेशन के, जो मैंने प्राइम ग्रुप पे कराए हैं। जो लोग देख रहे होंगे उन्हें पता होंगे, आप जाके अवेल करें, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस यूथ के मैंने करा रखे हैं, तो वहाँ पे जाके चेक कर लेना। वहाँ पे 5 मेजर सब्जेक्ट कवर कर लिए हैं और हमारा प्लान तो ये है कि पूरी यूथ बुक कवर करी जाएगी। बट अगेन यार, क्वालिटी कंटेंट में टाइम लगेगा, थोड़ा सा वेट करो, टाइम लगेगा इन चीज़ों में, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सारे पॉइंट अपने नोट कर लेना जहाँ पर भी हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात आ जाती है कि भैया इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो होती है, देखो ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आया हुआ है, पावर सिस्टम इकोनॉमिक्स से। अब इसमें ये बताया गया है, इक्वेशन दे रखी है 2, और ये पूछा गया है इकोनॉमिक ऑपरेशन के लिए P1 और P2 भैया कितना सप्लाई करेगा। तो सब याद रखो, एक बात समझो, लोड कितना है 200 मेगावाट, यानी कि P1 प्लस P2 दोनों मिलके कितना दे रहे हैं, 200 मेगावाट का लोड उठा रहे हैं, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो हमें ये मिल गई। दूसरी हमें दे रखी है इकोनॉमिक ऑपरेशन के लिए, हम जानते हैं इकोनॉमिक ऑपरेशन के लिए dF1 अपॉन dP1 इक्वल होता है dF2 अपॉन dP2। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये दोनों बराबर होते हैं, तो यानी कि 2 प्लस 0.01 P1 दिस शुड बी इक्वल टू द 1.6 प्लस 0.02 P2, ठीक है। समझ में आ रही? ये यहाँ को इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व कर लोगे ना अपनी कॉपी पे, रफ कॉपी पे, तो सिंपली हमें निकल के आ जाएगा P1 माइनस 2P2 इक्वल टू माइनस का 40। आई थिंक यही निकल के आ जाएगा। ये दूसरी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, सॉल्व कर लोगे आंसर निकल के आ जाएगा। तो P1 का आंसर निकल के आएगा 120 मेगावाट एंड P2 की वैल्यू निकल के आएगी 80 मेगावाट, ठीक है। तो दीज आर द 2 वैल्यूज। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक कवर हो गया लगभग, मुझे लगता है सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं जितने भी हम लोगों ने कवर करने थे। एक आध क्वेश्चन और रह गया बस, हाँ लास्ट के 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनको भी और देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है कि इंडस्ट्रियल कंज्यूमर जो है उसका डेली लोड जो है 4000 किलोवाट का 0.8 पावर फैक्टर का 10 घंटे के लिए, और 1000 किलोवाट का यूनिटी पावर फैक्टर पे 16 घंटे के लिए। तो डेली लोड फैक्टर कितना होगा, ठीक है। तो अगेन ये पावर प्लांट का क्वेश्चन था, तो याद रखो यहाँ पर। तो डेली जो लोड फैक्टर होता है वो कितना होता है, वो होता है एवरेज लोड। भाई साहब आपका कितना है, एवरेज लोड डिवाइड बाई मैक्सिमम लोड कितना है, मैक्सिमम लोड, ठीक है। एवरेज लोड डिवाइड बाई मैक्सिमम लोड। अब एवरेज लोड कितना होता है, एवरेज लोड होता है, एवरेज लोड में जो तुमने 4000 वाट का तुम लोड इसके ऊपर लगाए हुए हो किलोवाट का, इनटू कितने घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, प्लस 1000 वाट का लोड लगाए हुए कितनी देर के लिए, 16 घंटे के लिए। और ऑन एन एवरेज कितना, डे का एवरेज की बात हो रही है, क्योंकि हम लोग डेली लोड फैक्टर निकाल रहे हैं। डेली लोड फैक्टर मंथली निकाल रहे होते तो नीचे मंथली आता, डेली निकालना है तो डेली। तो एवरेज, डेली का एवरेज लोड कितना हुआ डिवाइड बाई डेली में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा 3.33। ये आ गया एवरेज डेली लोड, एवरेज डेली लोड आ गया। अब एवरेज डेली लोड कितना आया हमारा, ये आ गया। मैक्सिमम डेली लोड कितना दे रखा है, तो मैक्सिमम इन दोनों में से कौन सा है, 4000। तो मैक्सिमम लोड कितना, 4000 है डेली, तो डिवाइड बाई मैक्सिमम 4000 आ गया। समझ में आ रही? इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा 0.58। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया डेली। अगर मंथली पूछा जाता तो मंथली सॉल्व करते, तो डिवाइड करते हम नंबर ऑफ डेज करके, मतलब मंथली निकाल लेते इंटू 30, तो 24 घंटे इंटू 30 दिन, इस तरीके से सॉल्व करते। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 0.5, ठीक है। काफी लोगों ने इसको गलत करा था, ध्यान से समझ में आ गया वो कैसे करा गया है। नाउ ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ पर। यहाँ पे काफ़ी हद तक लोगों ने सही आंसर दिया, 70% लोगों ने, लेकिन इसमें मुझे कुछ समझाना भी था, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया कि हॉट रिजर्व, कोल्ड रिजर्व और स्प्रिंग रिजर्व में क्या डिफरेंस है। तो इसके लिए
करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो है वो है हॉट रिजर्व, लेकिन आप मतलब समझ लो। तो 3 रिजर्व मेनली हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले होते हैं कोल्ड रिजर्व, कोल्ड कैपेसिटी या कोल्ड रिजर्व कहते हैं। ऐसे कोल्ड रिजर्व क्या होते हैं कि जो सुप्तावस्था में पड़े हुए हैं। जैसे आपने क्या करा, कोई कोल्ड पावर प्लांट, आपका कोई कोल प्लांट है या गैस टरबाइन जो है जो शटडाउन है, मतलब बंद पड़ा है, लेकिन आपने रखा हुआ है कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको स्टार्ट करेंगे और सर्विस में कनेक्ट कर देंगे जब भी एक्स्ट्रा लोड आएगा। तो जनरली ऐसा जो कोल्ड कैपेसिटी जो होती है या कोल्ड जो रिजर्व होता है, इसको कई घंटे लग जाते हैं यूज़ में आने में, ठीक है। माइट बी आवर्स फ्रॉम यूज़, मतलब यूज़ में आने में कई घंटे लगेंगे। दूसरा होता है, इसके ऊपर कैटेगरी आती है हॉट कैपेसिटी, हॉट रिजर्व की। हॉट रिजर्व क्या होते हैं कि भैया ये ऑपरेटिंग होते हैं लेकिन सर्विस में नहीं होते, मतलब एक चलता हुआ अल्टरनेटर। जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रेन से एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर ट्रेन का कोई डीजल इंजन है जो बंद पड़ा है, तो वो हो गया तुम्हारा कोल्ड रिजर्व। एक डीजल इंजन है जो ऑन है, डीजल इंजन ट्रेन का ऑन है लेकिन कोई ट्रेन को खींच नहीं रहा है, ये हो गया हॉट रिजर्व। और एक तुम्हारा है जो डीजल इंजन है जो बिल्कुल तुम्हारा तैयार है, और मतलब ये समझ लो ट्रेन के साथ, ट्रेन के बिल्कुल पास खड़ा है, तुम बस उस पर लोड डालो और वो चलने लग जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा स्पिनिंग रिजर्व। स्पिनिंग रिजर्व क्या होते हैं, ये मतलब एक तरीके से समझ लो कि ट्रेन में ही अटैच है, मतलब जो तुम्हारा कह सकते हो जो इंजन है जो ट्रेन को खींच रहा है, ऐसे समझ लो ट्रेन को खींच रहा है, लेकिन वो 6 डिब्बों के साथ खींच रहा है और उसकी कैपेसिटी जो है वो 8 डिब्बों की। तो 2 हमने रिजर्व कैपेसिटी रखी हुई, तो वो कहलाती है स्पिनिंग रिजर्व। कि मतलब अगर हम 2 डिब्बे ऑन द स्पॉट जोड़ देंगे उसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझ में आ रही है। तो जनरेटिंग कैपेसिटी जो कि ग्रिड से कनेक्ट होती है और ऑपरेटिंग भी होती है, लेकिन अपनी कैपेसिटी से नीचे चल रही होती है। तो पार्शियली लोड हमने कनेक्ट कर रखा होता है, जैसे कि गैस टरबाइन है उस पर पार्शियली लोड हमने कनेक्ट कर रखा है। जैसी डिमांड आएगी हम क्या करेंगे, तुरंत ही लोड जो होगा उसको रिक्वायर्ड डिमांड के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, समझ में आ रही बात ये। तो अगर ऐसे में क्या होता है, कोई भी एक्स्ट्रा डिमांड है, या जैसे कि मान के चलते हैं हमारा जो इंजन है वो चला रहा है, उसके अंदर बोगी है और उसके अंदर 1000 लोगों की कैपेसिटी है, तो हमने क्या करा, 2000 की कैपेसिटी वाला इंजन लगा रखा है। अब इसके अंदर अगर 50-100 लोग बढ़ भी जाएंगे तो हमारे पास 1000 की स्पिनिंग रिजर्व मौजूद है, समझ में आ रही। तो डेट इज द मेन डिफरेंस। तो स्पिनिंग रिजर्व मतलब कनेक्टेड होता है सिस्टम से और बिल्कुल रेडी टू यूज होता है। कोल्ड रिजर्व क्या है कि ना तो ऑपरेटिंग है और सर्विस में हम लाने के लिए समय लगेगा। हॉट रिजर्व क्या है, ऑपरेटिंग है बट कनेक्टेड नहीं है, तो इसको पहले हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। डेट इज द मेन डिफरेंस। बाकी इसको हम लोग डिटेल में पावर प्लांट के लेक्चर्स में और फर्दर जब बनाएंगे तब कवर करेंगे। तो आई होप आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। आपका कोई कमेंट है या आप कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन बताना, उसके ऊपर सेपरेटली बात कर लेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में बात कर लेंगे, मेरे को कुछ मिलेगा तो वहाँ सेंड कर दूंगा। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आई होप आपको आज का लेक्चर मजा आया होगा। इसमें मॉक टेस्ट सीरीज दो भाई, वो आपको सिखाएगी, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट रखी हुई है, ठीक है। और एक बात याद रखना, अच्छी चीज़ें हमेशा थोड़ी कॉस्टली होंगी, तो ये और सीधी सी बात है यार। बहुत लोग मुझसे कहते हैं, कई स्टूडेंट, कि अरे सर आपने पैसा ले रहे हो। आप देखो एक बात समझ लो ध्यान से, आप कहीं पर भी अगर जॉब करोगे, ये किसके लिए कर रहे हो तैयारी, जॉब के लिए कर रहे हो ना तैयारी, और जॉब करोगे तो पैसा लोगे ना वहाँ पे, तो फिर यार फिर ये इतना रोना क्यों। तो आप लोग फालतू का आप लोग ये मत करो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है और कुछ सीखने को मिल रहा है तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। यहाँ जो भी इन्वेस्ट करोगे, मुझे पूरा विश्वास है वो आपको मल्टीपल रिटर्न देगी। अगर आपने मान के चलते हैं 1 साल भी आपने जॉब मतलब यहाँ पे स्पेंड करा, मान के चलते हैं 1000-2000 रुपए भी आपने खर्च कर दिए, लेकिन सीख लिया, और उसके बाद जब आपका सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन में मान लेते हैं स्टार्टिंग सैलरी 50,000 है, तो आप समझ रहे हो ना, 2000 का इन्वेस्टमेंट और 50,000 का रिटर्न, इतना रिटर्न तो मतलब कोई भी नहीं बना रहा है, मार्केट भी नहीं बना रहा है। तो आप ये बात समझ के चलो, अच्छी चीज़ों पे इन्वेस्ट करो, खराब चीज़ें मत इन्वेस्ट करो। अगर आपको कुछ देखो, आप इसीलिए मैंने कर रखा है 2 ग्रुप बना रखे हैं, आप प्राइम ग्रुप लेके देखो, अगर आपको कुछ लगता है कि वैल्यूएबल है देन आप सुपर प्राइम में शिफ्ट कर सकते हो। आने वाले समय में कुछ लेक्चर्स हम लोग प्राइम में जो हैं, जैसे कि स्पेशली यूथ पब्लिकेशन के, वो हम लोग स्विच करेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें एक ही चैनल पे कवर, एक ही प्राइम ग्रुप में कवर नहीं हो पा रही, तो हो सकता है आने वाले समय में, अभी नहीं, अभी टाइम है, आपको बता दिया जाएगा एडवांस में, तो उसको हम लोग सुपर प्राइम पे शिफ्ट करेंगे, अभी नहीं, काफ़ी समय है अभी इस चीज़ में, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देखो, अगर आपको क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है तो यार, अगर महीने के 50 रुपये 60 रुपये जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। बाकी आपका डिसीजन है, आपको जो फ्री वाले देखने हैं आप उसको देख सकते हैं, इट्स योर चॉइस। थैंक यू, आपने अपना कीमती समय दिया।